आज से हम एक नई क्लास की शुरुआत करेंगे जिसमें हम करंट्स पे काम करेंगे। जो डेली न्यूज़ होता है, रोज़ाना घटने वाली जो देश या विदेश स्तर पे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं में से कुछ टॉप न्यूज़ होती है, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो आपके सिलेबस में जुड़ी हुई हैं, आपके विषय से जुड़ी होती हैं और एग्ज़ाम में वो सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन सभी विषयों को यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया जाएगा। आपके लिए हेल्पफुल होगा ये। और करंट के क्वेश्चंस पे डिस्कस करते समय हम उसके जो विषय है, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वो चाहे वो ज्योग्राफी से रिलेटेड हो या पॉलिटी से या हिस्ट्री से या पर्यावरण से, जिस भी विषय से वो संबंधित है, तो इसके संबंध में जो अतिरिक्त जानकारी है वो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो हम करंट में आज जो चर्चा में सबसे ज़्यादा है, दो सम्मेलन चर्चा में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन पे बात करेंगे क्योंकि ये जीएस के एक बड़े क्षेत्र को कवर करते हैं। जैसे G20 सम्मेलन, आपने देखा कि आज उसका समापन हो चुका है और समापन के बाद में ये जानना ज़रूरी है कि भाई जहाँ पर हुआ वो सम्मेलन, उसका भौगोलिक दृष्टिकोण से क्या महत्व है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। पूछ सकता है कि G20 सम्मेलन 2022 कहाँ पे आयोजित किया गया। और कई दिनों से ये न्यूज़ में है, चर्चा में है, तो सबको पता है कि बाली द्वीप पर इसका आयोजन हुआ। इंडोनेशिया का एक आइलैंड है बाली, वहाँ पर। लेकिन अगर इंडोनेशिया का एक आइलैंड आपको चर्चा में आ रहा है तो G20 समिट की वजह से, तो उसके और भी आइलैंड आपसे पूछे जा सकते हैं। भाई एग्जामिनर भी तो न्यूज़ से अपडेट रहता है, ऐसा तो है नहीं कि हम ही आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं। एग्जामिनर भी देखता है न्यूज़ को, वो भी जानता है कि अगर स्टूडेंट को क्वेश्चन से बाहर करना है उसे, और ऐसे प्रश्न बनाए जाएं जो सॉल्व ना कर पाए, तो कभी भी इस पे क्वेश्चन नहीं बनाएगा कि किस द्वीप पर आयोजित किया गया। वो उसके अगल बगल के एक आध द्वीपों का नाम दे सकता है, जैसे सुमात्रा है, जावा द्वीप है। ये ताज़ा मुद्दा है, अभी नवंबर की घटना है कि G20 समिट हुआ है। तो हो सकता है कि वो जनवरी की घटना से क्वेश्चन बनाते, जैसे जनवरी में इंडोनेशिया चर्चा में आया था अपनी राजधानी बदलने के लिए। तो अब जो नई राजधानी बनी वो किस द्वीप पर है उसकी, यहाँ से वो प्रश्न बना सकता है। या फिर प्रधानमंत्री को लेकर के प्रश्न बना सकता है कि प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में वहाँ की, और भी विशेषताएं हैं। पूछ सकता है कि कौन से विषुवत रेखा, एकमात्र इंडोनेशिया ऐसा देश है दक्षिण पूर्व एशिया का जहाँ से हो करके विषुवत रेखा गुजरती है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, वो कौन सा देश है जिससे होकर, दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा देश है जिससे होकर के विषुवत रेखा गुजरती है या भूमध्य रेखा गुजरती है। और भी ऐसे फैक्ट हैं दो चार, जैसे प्रश्न इंडोनेशिया के संदर्भ में बनाए जा सकते हैं। ठीक है, G20 समिट को लेकर के बात की जाए तो G20 समिट के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है पहले से भी, और इसमें बस वही बेसिक जानकारी। अध्यक्षता किसने की, इंडोनेशिया ने की। इसका सिस्टम क्या चलता है, साल में एक बार समिट होना है। और G20 का मतलब होगा ग्रुप ऑफ कंट्रीज या ग्रुप ऑफ नेशन। तो जो G20 है इसका मतलब हो गया 20 देशों का समूह। इसमें 20 देश या 20 ऐसी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं जो कहीं ना कहीं विकसित और विकासशील हैं, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। और ये बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एक ग्रुप बना करके प्रत्येक वर्ष एक सम्मेलन करते हैं और एक भावी विकास और सतत विकास पे बात करते हैं। अब सतत विकास की अवधारणा बहुत बड़ी है, इसमें वो अर्थव्यवस्था की बातें करेंगे, पर्यावरण की बातें करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और अशांति की बातें करेंगे, आतंकवाद की बातें करेंगे। मतलब इन सब में एक कॉमन बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिन पे वो आपस में चर्चा करते हैं और फिर किसी मुद्दे पे सहमति होती है, फिर उसको प्रमोट करने के लिए रणनीतियाँ तय की जाती हैं। ये सारा काम होता है सम्मेलन में। ठीक है, तो G20 समिट 2022 में अध्यक्षता अगर इंडोनेशिया ने की है, तो फिर 2023 की अध्यक्षता किसको करनी है। हर साल इसके अध्यक्ष बदलते हैं, ऐसा नहीं है कि एक साल जो अध्यक्ष है 2-3-4 सालों तक इसकी अध्यक्षता करेगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसका। तो 2023 की जो अध्यक्षता होगी, 2022 की अध्यक्षता किसने की, इंडोनेशिया ने की।
ठीक है। आयोजन कहाँ पे हुआ? बाली द्वीप पे हुआ। इंडोनेशिया का जो बाली द्वीप है वो वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। 2023 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये भारत को सौंपी गई है। ठीक है, भारत को सौंपी गई अध्यक्षता। ये पूछ सकता है एग्जाम में आपके, डायरेक्टली एक क्वेश्चन बना सकता है कि G20 समिट की 2023 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो भारत कर रहा है, नई दिल्ली में इसका आयोजन होना है। नई दिल्ली में इसका आयोजन प्रस्तावित है जो कि 2023 में होगा। अब अगर 2022 का इंडोनेशिया ने किया है, 2023 का भारत कर रहा है, तो फिर 2021 का किसने किया था? तो जो 2021 का सम्मेलन था, 2021 में इटली ने किया था इसकी अध्यक्षता। इटली द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। भारत के लिए ये पहला मौका है जब ये भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, यानी भारत के लिए पहला मौका है जब G20 समिट का अध्यक्षता ये करेगा, फर्स्ट टाइम। ये हमारे लिए बड़ी बात है कि दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, कहीं ना कहीं ये भारत के लिए बड़ी गौरव की बात है और अच्छा भी है। कहीं ना कहीं हमारी भी तो साख है ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और बहुत है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है जो, हाँ, एक क्वेश्चन आपसे कोई पूछ सकता है, क्योंकि जब कभी एग्ज़ाम के 10-15 दिन पहले अगर तनाव भारत, पाकिस्तान और चीन के साथ हो जाता है, तो एक प्रश्न यहाँ आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि G20 समिट में डायरेक्टली ना पूछे, बल्कि पूछ ले कि G20 समिट में भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो शामिल है। तो ध्यान रखें कि चीन ऐसा देश है जो भारत का पड़ोसी भी है और G20 समिट का मेंबर भी है। भारत का पड़ोसी भी है और G20 समिट का सदस्य भी है। बाकी कोई देश भारत के पड़ोसियों में कोई इसका इस समिट का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे विशेष रूप से पूछा जा सकता है, कभी कभी एग्जाम में आ सकता है। अब बात आती है कि ये तो हो गया G20 समिट जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाएगा, लेकिन अब बात करते हैं थोड़ा सा इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया की राजधानी वर्तमान में जो इसकी राजधानी है वो नुसंतरा है। नुसंतरा जो कालीमतान एक द्वीप है, उसका एक द्वीपीय हिस्सा है पूर्वी बोर्नियो पे। ठीक है, कालीमतान पूर्वी बोर्नियो का एक क्षेत्र है और वहीं पे स्थित है नुसंतरा। तो इसकी राजधानी जो इंडोनेशिया की है वो वर्तमान में नुसंतरा है। ये आप विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये पूछ सकता है इंडोनेशिया की राजधानी। ये नई राजधानी है, वही 22 जनवरी 2022 में चेंज की गई है ये। ठीक है, बाकी बाली द्वीप के बारे में, बाली द्वीप के अलावा इंडोनेशिया के जो प्रमुख द्वीप हैं, सुमात्रा है, ठीक है, जावा है, बोर्नियो द्वीप है, बाली द्वीप है। जावा द्वीप के बारे में एक बात है कि यहाँ का इंडोनेशिया का सबसे सघन बसा हुआ द्वीप है जावा द्वीप। सबसे ज़्यादा सघनता है यहाँ पे, यानी जो जन घनत्व है, पॉपुलेशन है, सबसे अधिक है जावा द्वीप पर। ठीक है, तो ये चीज़ आप इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है इनमें से। अच्छा, अगर इंडोनेशिया की बात है तो पूछ सकता है कि इंडोनेशिया के इस समय प्रधानमंत्री के बारे में पूछ। तो इनका नाम जो है जोको विडोडो। वो भी एग्ज़ाम में, अब चूँकि कुछ एग्ज़ामों में ये सीधे सीधे पूछ सकता है, इसलिए आप ध्यान में रखिएगा। इन्होंने ही भारत को, यानी प्रधानमंत्री को, इन्होंने ही 2023 की अध्यक्षता के लिए जो कार्यभार है वो सौंपा है उनके हाथों में। तो इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। और ऐसे जो विश्व के बहुत सारे नेता हैं जो कभी कभी वनडे एग्जाम में पूछ लेता है डायरेक्टली कि कौन से किसी देश का राष्ट्रपति अगर चेंज हुआ है या प्रधानमंत्री चेंज हुआ है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर कोई, अब जैसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चेंज हुए,
तो इन सब के बारे में आप कुछ पॉइंट्स में लिख के रखिएगा, ताकि एग्ज़ाम में रिवीजन के दौरान याद नहीं भी रहता है तो जब कई बार चीज़ें पढ़ी रहती हैं तो वो याद आ जाती हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये तो हो गया G20 समिट को लेकर के थोड़ी सी जानकारी। एक घटना और लगातार घट रही है, घटना कहें या फिर इसे एक आयोजन कहें, पर जिस सेंस में वो हो रहा है ये काम, उस सेंस में तो इसे घटना ही कहा जाएगा। UNFCCC चर्चा में है लगातार आपके, और वो भी COP27 को लेकर के। ये COP27 क्या है बात आती है। COP27 क्या है? दरअसल ये COP जो होता है, COP, इसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ बोलते हैं। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहते हैं जब किसी सम्मेलन में बहुत सारे लोग जो आते हैं, इकट्ठा होते हैं किसी समूह में, तो जो कई लोग आते हैं उनको पार्टी बोला जाता है। तो इन कई लोगों की जो पार्टी बनती है, 10, 15, 20, 50, 100 जो भी लोग आए वो सब एक पार्टी के रूप में आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो सम्मेलन जब शुरुआत होता है तो उस समय बोला जाता है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, यानी पार्टियों का कॉन्फ्रेंस चल रहा है, सब आपस में बातचीत कर रहे हैं। एक संस्था है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ये COP27 क्यों आयोजन किया गया? ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, खासतौर पे जलवायु परिवर्तन को लेकर के। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक संस्था है संयुक्त राष्ट्र, जो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सबसे बड़ी संस्था। संयुक्त राष्ट्र के से संबंधित है UNFCCC, एक फ्रेमवर्क है। पर्यावरण में आपको ये डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि जलवायु परिवर्तन की घटना क्या होती है, और जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो भी सुधार करने हैं, रोकथाम लगाने हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कानून बनाने हैं, या देखभाल करने, या कोई कैंपेन चलाना है, या कोई आंदोलन चलाना है, या जागरूकता अभियान है, या फंडिंग की बात है, इन सारी चीज़ों को कौन फेस करता है? वो UNFCCC फेस करता है। ठीक है, UNFCCC किसी एग्ज़ाम में पूछा था इसका फुल फॉर्म। UNFCCC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो काम क्या करते हैं ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो COP27 आप देख रहे हैं, ये निकला कहाँ से है? ये UNFCCC एक फ्रेमवर्क है और इसके तहत बहुत सारे देश शामिल हुए इसमें। तो फिर ये हुआ कि अब सभी देशों का एक सम्मेलन हर साल बुलाया जाना चाहिए। तो जो देश थे, जो सदस्य थे, उनको पार्टी कहा गया और उनका एक कॉन्फ्रेंस साल में एक बार बुलाया जाना ज़रूरी समझा गया, ताकि पर्यावरण में जो बदलाव आ रहे हैं, खासकर जलवायु को लेकर के जो चेंजिंग आ रही है, उस पर विचार विमर्श किया जा सके और आगे की रणनीतियाँ तय की जा सकें। इसी विषय पे बातचीत करने के लिए इनका एक कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है। पिछली बार ग्लासगो में बुलाया गया था ये कॉन्फ्रेंस, यानी 2021 में जो COP हुआ था, COP26 यानी COP26। तो UNFCCC के सदस्यों का जो सम्मेलन होता है हर साल, उसे बोलते हैं COP21, 22, 23 जो भी हो। अब तक 27 सम्मेलन इसके आयोजित हो गए हैं, ये 27वां है। तो इसकी स्थापना कभी पूछ ले, UNFCCC का चूँकि फुल फॉर्म पूछा हुआ है इसलिए मैं लिख दूँ यहाँ पे, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसकी स्थापना 1992 में ये सामने आया। दरअसल हुआ क्या था कि पर्यावरण और मानव के बीच का जो संबंध होता है,
जब ये खराब होते हुए देखा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने या भूगोलवेत्ताओं ने या पर्यावरणविदों ने जब देखा कि पर्यावरण और मानव के बीच का रिलेशन कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ घटनाएं ऐसी हो रही हैं जो होनी नहीं चाहिए, तो 1972 में एक सम्मेलन बुलाया गया था मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों पर। स्टॉकहोम सम्मेलन उसका नाम दिया गया। इसका जो ओरिजिन है, यूएनएफसीसी के ओरिजिन की हम बात करेंगे तो 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ था ठीक है। फिर इसके 20 वर्ष बाद 1992 में एक सम्मेलन हुआ, संयुक्त राष्ट्र के संरक्षण में उस सम्मेलन का आयोजन किया गया। उस समय उससे पहले और संस्थाएं काम कर रही थी, ऐसा नहीं है कि 1972 के बाद में कोई संस्था नहीं थी। यूनेप वगैरह काम कर रहे थे जो पर्यावरण के क्षेत्र में लगातार कार्यरत थे, लेकिन सुधार बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आया। तो फिर 1992 में एक सम्मेलन और बुलाया गया संयुक्त राष्ट्र के संरक्षण में, उसका नाम पड़ा पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन। रियो डी जेनेरियो में उसका आयोजन किया गया। तो ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में बुलाया गया। इसी को रियो सम्मेलन भी बोलते हैं, ठीक है। इस सम्मेलन में बातचीत की गई पर्यावरण को लेकर के और भी विषयों को लेकर के। तब तक ये भी मानव को या विद्वानों को पता चल गया था कि हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा के डेवलप कर रहे हैं। तो अब कोई ऐसी तकनीकी, कोई ऐसा तरीका हमें विकास का ढूंढना चाहिए जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। इस पे भी बात हुआ। फिर ये देखा गया था कि मरुस्थलीकरण भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, तो डेजर्टिफिकेशन पे भी चर्चा हुआ। डाइवर्सिटी को भी नुकसान बहुत तेज़ी से हो रहा था, तो जैव विविधता पर भी बातचीत हुई। और फाइनल में 3 डॉक्यूमेंट्स साइन किए गए 1992 में, जिसमें से एक था यूएनएफसीसीसी जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित था। तो ये जो यूएनएफसीसीसी देख रहे हैं हम, क्या है, इसी 1992 में एक डॉक्यूमेंट ये निकला था। इसका एक डॉक्यूमेंट था यूएनसीबीडी और एक था यूएनसी। इस 3 सम्मेलन के दौरान ये जो 3 डॉक्यूमेंट साइन हुआ 1992 में, इनमें से एक था यूएनएफसीसीसी, दूसरा था यूएनसीबीडी और तीसरा था यूएनसीसीडी। ये सीबीडी जो है ये बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण से संबंधित था। सीसीडी कॉम्बैक्ट जो डेजर्टिफिकेशन है उस पे संबंधित है, यानी मरुस्थलीकरण से संबंधित था। और यूएनएफसीसीसी ये संबंधित था जलवायु परिवर्तन से। तो यूएनएफसीसीसी की जो स्थापना हुई या ये जो प्रवर्तन में 1992 में ये साइन किया गया और 1994 में 21 मार्च 1994 को ये कार्य करना शुरू किया, ठीक है। 21 मार्च 1994 से ये कार्य करना शुरू किया। भारत में इसकी कौन सी नोडल एजेंसी है, एग्जाम में ये आपसे पूछ सकता है कि भारत में जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट है या क्लाइमेट चेंज, यानी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत में यूएनएफसीसीसी के जो नियम हैं, उसके प्रावधान हैं या उसकी जो शर्तें हैं या उसका टारगेट है, वो यही संस्था है भारत में जो नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। नोडल एजेंसी, देखिए फुल फॉर्म पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर इसका फुल फॉर्म पूछ लिया है तो इसका भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। तो यू से यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा। तो भारत में नोडल एजेंसी पूछ सकता है कि यूएनएफसीसीसी का नोडल एजेंसी भारत में कौन है जो उसके
ये नोडल एजेंसी का मतलब हो गया कि UNFCCC का प्रतिनिधित्व कर रहा है भारत में ये। अब ये बात हुई कि इनका एक सम्मेलन जो हर साल बुलाया जाता है उसको कब बोला गया। इसके जो पार्टीज हैं, जो इसके सदस्य हैं, सदस्यों को पार्टी बोलते हैं, और इनका जो सम्मेलन होता है उसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोला जाता है। ठीक है, तो पहला सम्मेलन 1995 में हुआ था बर्लिन में। इन सदस्यों का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ पहला, ये बर्लिन में हुआ था। कभी कोई पूछ सकता है कि पहला जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो बर्लिन में हुआ था 1995 में। ठीक है, 1995 में कॉप फर्स्ट हुआ। अभी लास्ट के दो आप याद रखेंगे तो भी काम चल जाएगा आपका। जो लेटेस्ट जो हुआ है कॉप 26 हुआ था ग्लासगो में, जो पिछले ही साल हुआ है 2021 में, और कॉप 27 जो अभी चल रहा है ये हो रहा है कहाँ पर, मिस्र में। एक जगह है, नाम थोड़ा सा, हाँ, शर्म अल शेख, शर्म अल शेख में ये हो रहा है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब इसके भी कुछ टारगेट निकलेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह जब आएगा सामने तो उस पर और चर्चा होगी, लेकिन अभी के लिए इतना आप नोट करके रखिए। इसके बाद एक और न्यूज़ है जो चर्चा में है 2 दिनों से इसलिए क्योंकि मुख्य रूप से तो चर्चा का विषय तो वो आज था, लेकिन एक दिन पहले ही एक सूची जारी की गई है जिसमें इस वर्ष जो खेल रत्न पुरस्कार वगैरह हैं, खिलाड़ियों को दिए जाने वाले पुरस्कारों की एक सूची जारी की गई है। उसमें से जो टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं तमिलनाडु के, यानी चेन्नई के रहने वाले हैं, शरत अचंता कमल, उनके विषय में हम बात करेंगे। शरत अचंता कमल ये चेन्नई के रहने वाले हैं, यानी तमिलनाडु। किस खेल से संबंधित हैं? टेबल टेनिस। इन्हें इस वर्ष का जो खेल के क्षेत्र में जो सर्वोच्च पुरस्कार है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, उससे सम्मानित किया गया है। लिस्ट में रखा गया है इन्हें सम्मानित किए जाने के लिए। तो जो 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पुरस्कार के लिए नामित किए गए हैं। ये जो पुरस्कार है ये खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, ये तो बात हो गई इनकी जो टेबल टेनिस के फील्ड में इन्होंने ये पुरस्कार इस बार प्राप्त करने का इन्हें अवसर मिला। एक और न्यूज़ की वजह से ये चर्चा में आए कि भारत के ये पहले खिलाड़ी हैं जो ITTF में शामिल हुए हैं। उसका जो एथलीट आयोग है ITTF का, उसमें ये शामिल हुए। ठीक है, तो ITTF में यानी एथलीट आयोग में, एथलीट आयोग के सदस्य बने हैं।
ठीक है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, कभी एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे। इसके एथलीट आयोग में इन्होंने एक सदस्य के बतौर इन्हें नियुक्त किया गया है। 8 मेंबर्स चुने गए हैं, जिसमें से एक भारत से ये शरत अचंता कमल चुने गए हैं। इस वजह से चूँकि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये भारत के पहले खिलाड़ी रहे हैं जो वहाँ तक पहुँचे हैं, उस आयोग में शामिल हुए हैं, इसलिए एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसे ध्यान में रखें। पूछ सकता है कि शरत अचंता कमल किस फील्ड से संबंधित है, कौन से खेल से संबंधित है, तो जिस खेल से ये संबंधित है वो क्या है, टेबल टेनिस। किस राज्य से संबंधित है या कहाँ से हैं, तो भारत के दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु के चेन्नई शहर से संबंधित है। 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो शरत अचंता कमल। ये क्वेश्चंस भी आपसे बन सकता है। खेल के जो फील्ड है इसमें सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, आप सब जानते हैं इसे। फिर पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन में भारत की तरफ से, फेडरेशन के जो एथलीट आयोग में भारत की तरफ से कौन सदस्य चुना गया है, तो शरत अचंता कमल है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन सिर्फ इनसे जुड़ करके आपके सामने आ सकते हैं। संभावना है कि एक क्वेश्चन इसमें से आपको मिल जाए अगले एग्जाम में। ठीक है, तो ये था करंट में कुछ जानकारियाँ। मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा करंट पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक पॉइंट में तकरीबन 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन का डिस्कशन मैंने किया है आपके लिए। तो आप क्वेश्चंस को देखिए कि कितने पॉइंट्स ऐसे आपके पास हैं जहाँ प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैंने इनके चर्चे यहाँ पर किए हैं। नाम तो सिर्फ एक है, लेकिन चर्चा का विषय और भी चीज़ें हो जाती हैं, इस वजह से ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। खेल रत्न पुरस्कार में और भी नाम आए हैं, और भी खेल के पुरस्कार हैं जो वो भी दिए जाएंगे, लेकिन इसके चर्चे मैंने इसलिए किया, कमल के बारे में मैंने चर्चा किया, क्योंकि ये शरत जो अचंता कमल हैं, इनका आज ही ये न्यूज़ में था कि ये चुने गए हैं। इस वजह से मैंने यहाँ चर्चा कर ली, वरना ये जो लिस्ट जारी की गई है ये परसों की लिस्ट है। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, ध्यान में रखिएगा। एग्ज़ाम के लिए आपसे कभी भी एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि छोटे एग्ज़ामों में वनडे में तो सीधा सीधा पूछ लेता है, इसमें हर एक लाइन एक क्वेश्चन है अपने आप में। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है, एक ही व्यक्ति को मिलता है, जो कि इस बार शरत अचंता कमल को प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरी करंट की क्लास है जो कि मैं आज से शुरुआत कर रहा हूँ, और कोशिश रहेगी कि बिना छुट्टी के मैं इस क्लास को पूरा करूँ डेली। ये 30 से 35 मिनट की या 40 मिनट की क्लास होगी, जिसमें हम टॉप न्यूज़ को कवर करेंगे और उससे संबंधित जो जीएस के पॉइंट है उस पर भी, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी जब विषय खूब चर्चा का हो जाता है तो वो न्यूज़ एग्जामिनर हाइड कर देता है, और उससे रिलेटेड दूसरी जानकारी से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, और अगली क्लास हम कल फिर आपके सामने लेकर आएंगे। धन्यवाद।